अभी आपने कार्बनिक यौगिकों की क्रियाविधि से संबंधित मूलभूत बातें जानी। इन विधियों के द्वारा जो कार्बनिक यौगिक संश्लेषित किए जाते हैं अथवा विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से निष्कर्षित किए जाते हैं, ये कार्बनिक यौगिक पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते हैं, अतः इनका शोधन आवश्यक होता है। इनके शोधन की विधियों का चुनाव कार्बनिक यौगिक की प्रकृति तथा उनमें उपस्थित अशुद्धियों के आधार पर किया जाता है। इनके शोधन की कई विधियां हैं, जैसे ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलन, आसवन, प्रभाजी आसवन, क्रोमेटोग्राफी आदि। इन विधियों के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का शोधन करने के पश्चात इनके गलनांक अथवा क्वथनांक के द्वारा इनकी शुद्धता की जांच कर ली जाती है, क्योंकि शुद्ध कार्बनिक पदार्थों के गलनांक तथा क्वथनांक काफ़ी शार्प या निश्चित होते हैं। तो आइए इन विधियों के बारे में हम संक्षेप में जानें। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। हम जानते हैं कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इस सिद्धांत पर आधारित शोधन तकनीक को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका उपयोग एक ऊर्ध्वपातनीय यौगिक का दूसरे यौगिक जो कि ऊर्ध्वपातनीय नहीं है से पृथक करने में होता है, जैसे कपूर, बेंजोइक अम्ल अथवा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के शुद्धिकरण के लिए हम एक चाइना डिश में थोड़ी मात्रा में अमोनियम क्लोराइड लेकर उसमें रेत मिला देते हैं। इसके पश्चात उसके ऊपर फनल रखकर उसके मुंह को कॉटन प्लग के द्वारा बंद कर देते हैं। गर्म करने पर कार्बनिक पदार्थ वाष्पीकृत होकर फनल की दीवार पर ठोस होकर जम जाता है, जिसे पृथक कर लिया जाता है। क्रिस्टलन, क्रिस्टलाइजेशन। यह विधि ठोस कार्बनिक पदार्थों के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है। यह विधि कार्बनिक यौगिक तथा अशुद्धि की किसी उपयुक्त विलायक में विलेयता में अंतर पर आधारित होती है। कॉपर सल्फेट के शुद्धिकरण के लिए हमें कॉपर सल्फेट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डिस्टिल वाटर, इथाइल अल्कोहल, 2 बीकर, चाइना डिश, ग्लास रॉड, स्पैटुला, फनल, फिल्टर पेपर, मापक सिलेंडर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, वॉच ग्लास, पेट्री डिश, ब्यूरेट स्टैंड तथा बालू उस्मक की आवश्यकता होगी। सबसे पहले एक बीकर में पानी लेकर इसमें कॉपर सल्फेट की मात्रा डालकर ग्लास रॉड की सहायता से संतृप्त विलयन बनाते हैं। इसके बाद इसमें लगभग 3 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालकर चाइना डिश में छान लेते हैं। अशुद्धि फिल्टर पेपर पर रह जाती है। अब निश्चंद को बालू उस्मक में रखकर सांद्रित करते हैं। जब विलयन आधा हो जाए तो ग्लास रॉड डालकर उसे मुंह से फूंककर देखते हैं। यदि ग्लास रॉड में पदार्थ ठोस रूप में जम जाता है, इसका तात्पर्य है कि क्रिस्टलन बिंदु आ गया है। विलयन को पेट्री डिश में पलटकर ट्रफ में पानी के ऊपर ठंडा करने के लिए रख देते हैं तथा वॉच ग्लास से ढक देते हैं। इसे कमरे के ताप पर धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल नीचे तली पर बैठ जाते हैं तथा ऊपर मातृद्रव को निखार कर अलग कर देते हैं तथा एथेनॉल की थोड़ी मात्रा के साथ इसे वॉश करते हैं। इसके पश्चात क्रिस्टलों को फिल्टर पेपर के बीच रखकर सुखा लेते हैं। ये क्रिस्टल त्रिनताक्ष आकृति के होते हैं। आसवन या डिस्टिलेशन। आसवन विधि में 2 प्रक्रिया शामिल होती हैं, वाष्पीकरण तत्पश्चात संघनन। आसवन विधि का उपयोग वाष्पशील द्रवों को अशुद्धियों से पृथक करने के लिए अथवा ऐसे द्रवों को पृथक करने के लिए किया जाता है जिनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर हो। उदाहरण के लिए क्लोरोफॉर्म, जिसका क्वथनांक 334 केल्विन होता है, तथा एथिलीन, जिसका क्वथनांक 457 केल्विन होता है, को आसवन विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। इस विधि में जो उपकरण लिया जाता है
वह आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक गोल पेंदी के फ्लास्क में अभिक्रिया मिश्रण को लेते हैं। उबालने पर कम क्वथनांक वाले द्रव की वाष्प पहले बनती है, जो फ्लास्क के शीर्ष तक ऊपर उठकर संघनित्र में पहुंचती है। संघनित्र में दो समकेंद्रीय नलियां होती हैं। भीतरी नली में द्रव की वाष्प प्रवाहित होती है, जो कि तथा बाहरी नली में ठंडे जल की धारा प्रवाहित की जाती है। इस तरह ठंडे जल के संपर्क में आकर कार्बनिक यौगिक की वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाती है, जिन्हें अलग अलग ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। प्रभाज्य आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दो द्रवों के क्वथनांक में पर्याप्त अंतर न होने की दशा में इन्हें साधारण आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे द्रव की वाष्प एक ही ताप परास में बनती है तथा साथ साथ संघनित हो जाती है। ऐसी दशा में प्रभाजी आसवन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें उपकरण में प्रभाजी कालम का उपयोग किया जाता है। प्रभाजी कालम ऊपर उठती वाष्प तथा नीचे गिरते द्रव के बीच ऊष्मा विनिमय के लिए पृष्ठ उपलब्ध कराता है। प्रभाजी कालम में संघनित द्रव ऊपर उठती वाष्प से ऊष्मा लेकर पुनः वाष्पित हो जाता है। इस प्रकार वाष्प में कम क्वथनांक वाले द्रव की मात्रा बढ़ती जाती है तथा क्रमिक आसवन श्रेणी के उपरांत निम्न क्वथनांक वाले द्रव की शुद्ध वाष्प कॉलम के शीर्ष में पहुंचती है, जो कि संघनित्र में संघनित होकर शुद्ध रूप में ग्राही में एकत्रित कर ली जाती है। विभेदीय निष्कर्षण अथवा एक्सट्रैक्शन। इस विधि में कार्बनिक यौगिकों को उनके जलीय विलयन में से ऐसे कार्बनिक विलायक द्वारा निष्कर्षित किया जाता है जिसमें कार्बनिक यौगिक की विलेयता जल की अपेक्षा अधिक होती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जलीय विलयन तथा कार्बनिक विलायक आपस में अमिश्रणीय होने चाहिए, जिससे वे दो अलग परत बना सकें। इसके लिए एक पृथककारी कीप या सेपरेटिंग फनल का उपयोग किया जाता है। इसमें पहले कार्बनिक यौगिक का जलीय विलयन लिया जाता है, जो कि अधिक घनत्व वाला होता है। इसके ऊपर उपयुक्त विलायक डाला जाता है। फिर फनल को इसकी लिड बंद करके क्षैतिज स्थिति में रखते हुए हिलाया जाता है। ऐसा करते समय कीप की लिड अच्छी तरह से बंद होनी चाहिए। इसके बाद कीप को स्टैंड पर रखकर इसकी लिड खोल दी जाती है तथा कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। जलीय विलयन तथा विलायक की पृथक पृथक परत बन जाती है, जिसे नीचे नॉब की सहायता से दोनों परत को पृथक पृथक ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। वर्णलेखनी या क्रोमेटोग्राफी। यह तकनीक विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के किसी अधिशोषक पर अधिशोषित होने की भिन्न भिन्न क्षमता पर आधारित होती है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी इत्यादि। आइए पहले जानते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इस विधि में कार्बनिक यौगिक जैसे पत्तियों अथवा फूलों से प्राप्त विभिन्न वर्णकों के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है। इसमें विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण को पृथक करने के लिए स्थिर प्रावस्था पर अधिशोषित कर दिया जाता है। स्थिर प्रावस्था ठोस अथवा द्रव हो सकती है। इसके पश्चात स्थिर प्रावस्था में से उपयुक्त विलायक को प्रवाहित किया जाता है, जिससे मिश्रण के अवयव एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। गति करने वाली प्रावस्था को गतिशील प्रावस्था कहते हैं।
पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक विशिष्ट प्रकार का क्रोमेटोग्राफी पेपर उपयोग में लिया जाता है। इस कागज के छिद्रों में जल बंधे रहते हैं जो स्थिर प्रावस्था का कार्य करते हैं। कागज की पट्टी के आधार भाग पर कार्बनिक मिश्रण का बिंदु अथवा लाइन लगाकर उसे जार में लटका देते हैं, जिसमें कुछ ऊंचाई तक उपयुक्त विलायक भरा होता है जो गतिशील अवस्था का कार्य करता है। केशिका क्रिया या कैपिलरी एक्शन के कारण पेपर की पट्टी पर विलायक ऊपर की ओर बढ़ता है तथा बिंदु पर प्रवाहित होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों का दो अवस्थाओं में वितरण भिन्न भिन्न होने के कारण अलग अलग दूरियों तक आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार विकसित पट्टी को क्रोमेटोग्राम कहा जाता है। विभिन्न यौगिकों के सापेक्ष अधिशोषण को रिटार्डेशन फैक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अभी आपने कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विभिन्न विधियों और उनसे जुड़े सिद्धांतों को जाना, तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि कार्बनिक यौगिक के शोधन के लिए केवल हमें शोधन विधि का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। हमें ये जानना भी जरूरी है कि किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक और उसमें उपस्थित अशुद्धि को पृथक करने के लिए हमें किस प्रकार की कार्बनिक विधि का, किस प्रकार की शोधन विधि का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए आपने देखा कि यदि कार्बनिक यौगिक में से एक ऊर्ध्वपातनी होता है और दूसरा जो अशुद्धि है वो यदि ऊर्ध्वपातनी नहीं है, तो उसका पृथक्करण हम ऊर्ध्वपातनी विधि के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास जो कार्बनिक यौगिक है वो किसी विलायक में अच्छी तरह से विलय हो जाता है और अशुद्धि विलय नहीं होती है, तो इसके लिए आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? आप इसके लिए क्रिस्टलन विधि का उपयोग करेंगे और क्रिस्टलीकरण के द्वारा आप शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास दो कार्बनिक द्रव हैं जो आपस में मिश्रणी हैं, लेकिन उनके क्वथनांक में अंतर है, तो इसके लिए आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? आसवन विधि। आप आसवन विधि के द्वारा उन्हें आसानी से पृथक कर सकते हैं। लेकिन यदि ये कार्बनिक यौगिक जिनके क्वथनांक बिंदु काफी करीब हैं, क्या आप उन्हें साधारण आसवन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको उन्हें पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करना होगा। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधि जानने के साथ साथ हमें उनकी सही शोधन विधि का चयन करना उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आप अब इन्हीं साथ बहुत सी कार्बनिक यौगिकों के शोधन विधियों का उपयोग करके अपने शाला में अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में कीजिए और इन सभी प्रयोगों को दोहराइए।